हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 6 साझेदारी फर्म का समापन या विघटन, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप के जो चैप्टर्स हैं उनमें सबसे लास्ट चैप्टर है ये। ओके, एंड नेक्स्ट यूनिट भी स्टार्ट हो गई है इस चैप्टर के साथ में हमारी, यूनिट नंबर 4। इससे पहले तक हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म देख रहे थे, यानी कि पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन होकर और न्यू पार्टनरशिप क्रिएट होना। ये पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्यूशन है, यानी टोटली पार्टनरशिप फर्म प्लस पार्टनरशिप दोनों इसमें डिसॉल्व होती हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम। विघटन या डिसॉल्यूशन, जैसा कि मैंने अभी बोला, दो तरीके का हो सकता है फर्म में, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी साझेदारी का विघटन या साझेदारी फर्म का विघटन। ओके, पहले बात करते हैं हम डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का जो ओरिजिनेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है। जब कोई पार्टनर पर्सनल रीज़न से या कुछ और रीज़न्स की वजह से फर्म से सेपरेट हो जाता है तो इसे हम पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन बोलते हैं, यानी पार्टनरशिप का या साझेदारी का समापन या विघटन। इस कंडीशन में बाकी के जो पार्टनर्स हैं वो पहले जैसे ही अपने फर्म को चालू रख सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे में ओनली पार्टनरशिप का जो कॉन्ट्रैक्ट है पुराना वो ख़त्म होता है और न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। दैट मीन्स डिसॉल्यूशन ओनली पार्टनरशिप का होता है, फर्म का नहीं। सेकंड, साझेदारी फर्म का विघटन या डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये एक वाइड कॉन्सेप्ट वाला वर्ड है, साझेदारी फर्म का विघटन। जब फर्म के सारे पार्टनर्स फर्म के बिजनेस को आगे नहीं चलाना चाहते हैं और बंद करना चाहते हैं तो दैट कंडीशन इज़ नोन एज डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार किसी फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी की समाप्ति ही फर्म की समाप्ति कहलाती है। Dissolution of firm means the dissolution of a partnership between all the partners in a firm. Okay, according to Indian Partnership Act 1932 section 39. So very clear cut है यहाँ पर कि किसी भी पार्टनर का अगर अपनी पार्टनरशिप ख़त्म करना होता है तो वो अलग चीज़ है, और पूरी पार्टनरशिप फर्म अगर समाप्त होती है, ख़त्म होती है, तो ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं। ओके, अगर कोई पार्टनर फर्म से सेपरेट होता है उस कंडीशन में उसकी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, बट पार्टनरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस एज इट इज़ रहता है। एंड अगर पार्टनरशिप फर्म एज इट इज़ मतलब पार्टनरशिप फर्म अगर डिज़ोल्व होती है तो उस कंडीशन में सभी पार्टनर्स की पार्टनरशिप भी डिज़ोल्व हो जाती है, पूरी तरीके से फर्म बंद हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम, फर्म के विघटन और साझेदारी में विघटन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन फर्म्स डिसॉल्यूशन एंड पार्टनरशिप्स डिसॉल्यूशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इसे डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स ये वो कंडीशन होती है जब सभी पार्टनर रिलेशन जो है वो ब्रेक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप सभी पार्टनर्स का रिलेशन आपस में ख़त्म नहीं होता है इसमें। ओके, यानी जो पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है ओनली वही अलग होगा फर्म से, बाकी सारे पार्टनर्स एज इट इज़ फर्म को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद व्यावसायिक स्थिति, ट्रेडिंग कंडीशन। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म के अकॉर्डिंग पुराना ट्रेडिंग, पुराना बिजनेस, पुरानी फर्म जो है वो टोटली क्लोज हो जाती है, जबकि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग फर्म
बंद नहीं होती है, फर्म का ट्रेडिंग, फर्म की फंक्शनिंग जो है वो चलती रहती है। नेक्स्ट, विघटन का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन। बिकॉज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है, बट बिकॉज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट यानी अकाउंट। Dissolution of firm, realization account is opened, and at the time of dissolution of partnership, revaluation account is opened. Then हिसाब किताब यानी फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है उस कंडीशन में फर्म का जो अकाउंट्स है, फर्म के जो भी अकाउंट्स का मेंटेनेंस है वो लास्ट टाइम किया जाता है। एंड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर का जो भी हिसाब किताब है या उसका जो भी अकाउंट है वो लास्ट टाइम प्रिपेयर किया जाता है, बट फर्म के अकाउंटिंग जो है वो कंटिन्यूस वे में आगे भी चलती रहती है। नेक्स्ट है कारण यानी रीज़न। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या तो ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो सकता है या अनिवार्य रूप से या आकस्मिक रूप से, यानी कुछ कॉन्टिजेंसीज अगर हो जाएं या कुछ ऐसी कंडीशंस हो जिसमें कंपलसरी हो जाए, या फिर कोर्ट के थ्रू भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन जो है किसी पार्टनर के रिटायर होने पर, उसकी डेथ होने पर, इंसॉल्वेंट होने पर, इनकेपेबल होने पर भी या फिर किसी पार्टनर को अगर फर्म से निकाल दिया जाए तो उस कंडीशन में भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। ओके, तो ये तो थे डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नाउ द मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर, फर्म के समापन की रीतियाँ या प्रकार, मेथड्स और टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ओके, सो पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन की बहुत मेनली अगर हम देखें, ब्रॉडली देखें तो दो मेथड्स हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज़ न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना यानी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, एंड सेकेंड कंडीशन हो सकती है न्यायालय के आदेश द्वारा समापन यानी डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो देख लेते हैं दोनों के अकॉर्डिंग क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट मेन पॉइंट न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना यानी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, इसके पॉइंट्स देख लेते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है समझौते द्वारा समापन यानी डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग अगर पार्टनरशिप फर्म जो है सभी पार्टनर्स म्यूचुअल कंसेंट से फर्म को बंद करने का डिसाइड करते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि वो आपसी कंसेंट से बंद कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में समझौते के द्वारा या एग्रीमेंट के थ्रू डिसॉल्व किया जा सकता है फर्म को। जिस टाइप से एक पार्टनरशिप फर्म का बर्थ जो है वो होता है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, वैसे ही उसका एंड भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है अनिवार्य समापन, कंपलसरी डिसोल्यूशन। किसी भी पार्टनरशिप फर्म का कंपलसरी डिसोल्यूशन कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो सकता है, जिसमें से फर्स्ट कंडीशन है दिवालियापन। जब किसी पार्टनरशिप फर्म के सारे पार्टनर्स या एक पार्टनर को छोड़कर बाकी के पार्टनर्स इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं तो पार्टनरशिप फर्म कंपलसरीली डिसॉल्व हो जाती है। सेकेंड थिंग, अवैध व्यापार या इलीगल ट्रेडिंग। जब कोई पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस जो है वो किसी पर्टिकुलर रीज़न से इलीगल डिक्लेयर हो जाता है तो उस कंडीशन में उस फर्म का कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाता है। ओके, सो बाय चांस अगर कोई फर्म एक ही नहीं 2-3 तरह के बिजनेस एक साथ करती हो तो
ऐसा ज़रूरी नहीं है उस कंडीशन में कि उनमें से कोई एक बिज़नेस अगर इलीगल डिक्लेयर हो जाए तो कंपलसरीली डिसॉल्व करना पड़ेगा, फिर उस पर्टिकुलर बिज़नेस को फॉर्म बंद करके अपने बाकी बिज़नेस नॉर्मल वे में रन कर सकती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद आकस्मिक समापन या संयोग द्वारा। अभी हमने अनिवार्य समापन देखे थे, अब आकस्मिक समापन हम देख रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑन कॉन्टिजेंसीज। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है साझेदार की मृत्यु। अगर पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती तो उस कंडीशन में फर्म को डिसॉल्व समझा जाता है। देन साझेदार का दिवालिया होना यानी इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर को लीगली अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में भी फर्म को डिसॉल्व माना जाता है। नियत अवधि की समाप्ति यानी एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, अगर पार्टनरशिप फर्म का जो स्टैब्लिशमेंट है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए किया हो तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के कंप्लीट होते ही फर्म को डिसॉल्व माना जाता है। यानी मान लो किसी ने फर्म ओपन किया पार्टनरशिप में फॉर 1 ईयर या फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद फर्म को डिसॉल्व माना जाएगा। ओके, देन नियत कार्य की समाप्ति पर फॉर कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर वर्क, अगर किसी पर्टिकुलर वर्क को कंडक्ट करने के लिए पार्टनरशिप फर्म फॉर्मेट की गई है, लाइक मान लो एक रोड कंस्ट्रक्शन के लिए पार्टनरशिप फर्म क्रिएट की, तो आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट रोड फर्म विल बी कंसीडर एज डिसॉल्व्ड। ठीक है, देन साझेदार द्वारा फर्म त्याग, अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर फर्म से अलग होने के लिए अपना त्याग पत्र देता है तो उस कंडीशन में भी फर्म को डिसॉल्व माना जाएगा। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट है सूचना द्वारा समापन, डिसोल्यूशन बाय नोटिस। अगर पार्टनरशिप ऐच्छिक है यानी पार्टनरशिप एट विल है तो ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन साझेदारों द्वारा यानी पार्टनर्स के थ्रू एक दूसरे को रिटर्न नोटिस देकर भी किया जा सकता है। ठीक है, और अगर नोटिस में कोई पर्टिकुलर डेट दी है तो उस डेट को पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व माना जाएगा। तो ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन कि विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन न्यायालय के आदेश द्वारा समापन, डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर कोई पार्टनर कोर्ट में कोई केस फाइल करता है अगेंस्ट फर्म तो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनके कंडीशन में फर्म को डिसॉल्व कर देगी कोर्ट। ओके, फर्स्ट है साझेदार के पागल होने पर, किसी साझेदार के अनसाउंड माइंड होने पर उसका फ्रेंड या उसके रिलेटिव्स या अन्य पार्टनर्स जो हैं वो फर्म को डिसॉल्व करने के लिए केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। उस कंडीशन में कोर्ट जो है वो फर्म को डिसॉल्व डिक्लेयर कर सकती है। सेकेंड पॉइंट, किसी साझेदार के स्थायी रूप से अयोग्य हो जाने पर, देन ये भी एक ऐसी कंडीशन है कि किसी पार्टनर के थ्रू अगर इस कंडीशन में फर्म को डिसॉल्व करने के लिए कोर्ट में केस फाइल किया जाता है तो कोर्ट फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। किसी साझेदार द्वारा दुराचरण के आधार पर, यानी अगर कोई पार्टनर मिसबिहेव करता है तो फर्म का कोई भी पार्टनर ऐसे मिसबिहेव का अगर दोषी है तो उस कंडीशन में बिजनेस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा, वो फर्म को डिसॉल्व करने के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। साझेदारी ठहराव भंग करने पर, अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप एग्रीमेंट को नहीं मानता है, ठीक है, या जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको तोड़ता है या बिजनेस में अपने बिहेवियर के थ्रू बहुत इफ़ेक्ट डालता है, एडवर्स इफ़ेक्ट, और फर्म प्रॉपरली अगर रन नहीं हो पाती है उस कंडीशन में, तो उस पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल करने
पर जो कोर्ट है वो फर्म को डिसॉल्व करने के लिए ऑर्डर दे सकती है। देन अपने भाग का दूसरे को हस्तांतरण करने पर, यानी अगर कोई पार्टनर बिना बाकी पार्टनर्स से के कंसेंट के अपना हिस्सा या अपना जो शेयर है बिजनेस में वो किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है, तो कोई भी पार्टनर, दूसरा पार्टनर अगर केस फाइल करता है कोर्ट में, तो कोर्ट फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है फर्म में लॉस होने की कंडीशन। अगर पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस में कंटिन्यूस बेसिस पे लॉस हो रहा है एंड फ्यूचर में प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी भी ना हो, तो उस कंडीशन में पार्टनर्स जो है वो केस फाइल करके कोर्ट से ऑर्डर ले सकते हैं फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है इसके बाद, जब कोर्ट के अकॉर्डिंग फर्म का डिसोल्यूशन बेनिफिशियल हो, तो ये भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोर्ट खुद फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकती है। फर्म के डिसॉल्व होने के कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म का एंड हो जाता है, बिजनेस का एंड हो जाता है। ऐसे में फर्म की जो भी एसेट्स हैं या तो उन्हें सेल कर दिया जाता है या पार्टनर्स के थ्रू उन्हें टेक ओवर कर लिया जाता है। आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स जो है वो अलग से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फर्म का डिसोल्यूशन तब तक कंप्लीट डिसोल्यूशन नहीं होता जब तक जो पार्टनर्स हैं वो फर्म के बिजनेस को टोटली ख़त्म नहीं कर देते हैं। दैट मीन्स एसेट्स को सेल करके, अमाउंट को रियलाइज़ करवा के और सारे लाइबिलिटीज़ का पेमेंट नहीं कर देते हैं, तब तक फर्म को डिसॉल्व नहीं माना जाता है। ओके, एंड इवन आफ्टर दैट, यानी जब सारा हिसाब किताब क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया, आफ्टर दैट भी फर्म को मतलब जो भी पार्टनर्स हैं उन सभी को एक पब्लिक नोटिस पब्लिश करना पड़ता है जिसमें ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि किसी भी फर्म को इस स्टेट से डिसॉल्व माना जाए, यानी फर्म ख़त्म हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है। एंड अगर मतलब कोई भी आगे से इस फर्म के साथ बिजनेस ना करे क्योंकि ये ख़त्म हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है, ठीक है, तो ये जाहिर सूचना जो है वो पब्लिश करनी पड़ती है न्यूज़पेपर में। ओके, तो ये तो हो गया समापन का प्रभाव। आफ्टर दिस अब ऑब्वियसली फर्म डिसॉल्व हो रही है तो फर्म के समापन का हिसाब का निपटारा भी करना पड़ेगा, यानी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स वो भी ज़रूरी है। सो डिसोल्यूशन की कंडीशन में सेटलमेंट कैसे होता है अकाउंट्स का, वो भी देख लेते हैं हम। ओके, सो मेथड ऑफ सेटलमेंट क्या है या हिसाब के निपटारे की विधि क्या है, ये समझे हम। किसी भी विपरीत कॉन्ट्रैक्ट के अभाव में, यानी अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हो कि भाई डिसोल्यूशन के टाइम कैसे हिसाब किताब किया जाएगा या अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे होगा, तो एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। फॉर दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्म का जो लॉस है उसे प्रॉफिट में से कंपनसेट किया जाता है। अगर फर्म के लॉस जो है वो प्रॉफिट से भी कंपनसेट नहीं होते तो पार्टनर्स की कैपिटल से लॉस को कंपनसेट किया जाता है। इवन आफ्टर यूजिंग पार्टनर्स कैपिटल, अगर लॉस फिर भी सेटिस्फाई नहीं होता या कंपनसेट नहीं होता, इन दैट कंडीशन बचे हुआ जो लॉस है, बैलेंस जो है लॉस का, वो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट एंड लॉस डिवीज़न रेशो जो है, डिवाइडिंग रेशो, उस रेशो में बियर करते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, तो फर्म के लॉसेस को कंपनसेट करने में अगर प्रॉफिट सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, पार्टनर्स की कैपिटल भी सफिशिएंट नहीं है, इन दैट कंडीशन लॉस का जो बैलेंस है वो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करके और उस अकॉर्डिंग अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई करते हैं। ओके, देन फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टी है यानी एसेट्स हैं
उन्हें किस टाइप से रियलाइज़ किया जाता है, यानी उन्हें उनका यूज़ कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एसेट्स हैं उनको उनके थ्रू सबसे पहला वर्क किया जाता है थर्ड पार्टी को के लोन को पे करने के लिए। जब थर्ड पार्टी के लोन्स पे हो जाते हैं थ्रू एसेट्स, देन अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसका लोन पे किया जाएगा। ओके, आफ्टर दैट फिर भी रिमेनिंग अगर प्रॉपर्टी बचती है तो रिमेनिंग एसेट्स जो हैं उन्हें प्रोपोर्शनेट वे में पार्टनर्स की कैपिटल वापस करने के लिए यूज़ किया जाएगा। ओके, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉपर्टी बच जाती है, कैश बच जाता है, तो पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। नाउ अकाउंटिंग ऑफ डिसोल्यूशन या विघटन का लेखांकन कैसे होता है और इसमें क्या क्या किया जाता है, कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, वो देख लेते हैं हम। मेनली 5 अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्स्ट है वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट, साझेदारों के चालू खाते, पार्टनर्स करंट अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदार का ऋण खाता, पार्टनर्स लोन अकाउंट, रोकड़ या बैंक खाता, कैश और बैंक अकाउंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट वसूली खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, डिसोल्यूशन के टाइम फर्म की जितने भी एसेट्स हैं, रियल एसेट्स, ओके, तो उनको सेल करके उनसे जो भी अमाउंट कलेक्ट होता है उस अमाउंट से लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है। एंड ये जो सिस्टम है, ये जो वर्क है, यानी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जिस अकाउंट के थ्रू एसेट्स के सेल करने और लाइबिलिटीज़ के पेमेंट करने को शो किया जाता है, दैट अकाउंट इज़ नोन एज रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, इसको बनाने का, इस अकाउंट को प्रिपेयर करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम एसेट्स को सेल करने एंड लाइबिलिटीज़ को पे करने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, उसे शो करना एंड उस प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। ठीक है, ये वर्क इस अकाउंट के थ्रू होता है। इस अकाउंट में डेबिट साइड पे एसेट्स की बुक वैल्यू एंड लाइबिलिटी का पेमेंट शो किया जाता है, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस और प्रॉफिट अगर हो रहा है रियलाइजेशन पे तो वो शो किया जाता है। एंड क्रेडिट साइड की अगर हम बात करें, क्रेडिट साइड में सारी लाइबिलिटीज़ की बुक वैल्यू, एसेट्स को सेल करने से होने वाला, रिसीव होने वाला कैश, पार्टनर्स के थ्रू अगर कोई एसेट्स ली गई है तो उसकी इंफॉर्मेशन एंड रियलाइजेशन के थ्रू होने वाले लॉस को रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, एंड जिस अकॉर्डिंग मैंने बताया कि इसका अकाउंट बनाते हैं तो कैसे, किस साइड पे कौन सा आइटम आता है, उसी अकॉर्डिंग इससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज होती है वो भी की जाती है। जब हम सम करेंगे तो इस चीज़ को हम और भी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। ओके, तो ये है रियलाइजेशन अकाउंट, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इससे रिलेटेड। डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाते में अंतर। होप सो आपको याद होगा। रियलाइजेशन अकाउंट तो मैंने बता दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म के टाइम पे मैंने आपको बताया था। मैं इसका डिफरेंस आपको बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। बेसिस ऑफ डिफरेंस रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। पुनर्मूल्यांकन खाता या रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यू करना। ठीक है, एंड रियलाइजेशन अकाउंट का मेन एम होता है कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एसेट्स एंड को सेल करने एंड लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करना। देन सेकेंड पॉइंट, बनाने का समय, टाइम ऑफ प्रिपरेशन।
रिवैल्यूएशन अकाउंट किसी न्यू पार्टनर के एडमिशन या रिटायरमेंट और डेथ की कंडीशन में प्रिपेयर होता है, बट रियलाइजेशन अकाउंट जो है ये ओनली फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे ही प्रिपेयर होता है। थर्ड पॉइंट, खातों पर प्रभाव यानी इफ़ेक्ट ऑन अकाउंट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने से एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के अकाउंट्स क्लोज नहीं होते, बट जब हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो जिन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है उनके अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद लेखांकन हेतु रकम, अमाउंट फॉर रिकॉर्डिंग। रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के प्राइस में होने वाले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को ही शो किया जाता है, ओके जबकि रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बुक वैल्यू को प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद आवृत्ति यानी कि रेकरिंग। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है ये पार्टनरशिप फॉर्म के लाइफ टाइम में कई बार बनाया जाता है, बिकॉज जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा फर्म का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होना, पार्टनर का एडमिट होना, रिटायर होना, ये सब कंडीशन या किसी पार्टनर की डेथ होना, इन सब कंडीशंस में रिवैल्यूएशन अकाउंट कंपल्सरीली बनता ही है, जबकि रियलाइजेशन अकाउंट इन द लाइफ टाइम ऑफ फर्म ओनली एक ही बार बनाया जाता है, वो भी फर्म के एंड होने की कंडीशन में, ओके बाकी सब अकाउंट्स लाइक पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, ये ऑलरेडी हम बना चुके हैं पहले भी, ओके एंड इससे रिलेटेड अगर कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट होगा या पॉइंट टू बी नोटेड होगा तो मैं आपको सम करवाते टाइम